हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की हिंदी। क्षितिज भाग 2 से हम पढ़ रहे थे आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित। ये एक कविता है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी को उनकी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया उनके मित्रों के द्वारा। लेकिन उन्होंने अपनी आत्मकथा ना लिखने के अलग अलग तर्क दिए हैं, वो भी इस कविता के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि उनकी जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे वो दुनिया के सामने कहें, दुनिया के सामने लिखें और दुनिया उससे कुछ सीख सके। जयशंकर प्रसाद जी बताते हैं अपने मित्रों को कि उनका जीवन रूपी वृक्ष में जो है पतझड़ आए हैं, अर्थात उनके जीवन में जितने भी पत्ते हैं वो सब झड़ चुके हैं। जिस प्रकार से एक जो वृक्ष है वो पतझड़ में बिल्कुल वीरान दिखता है बिना पत्तों के, ऐसे ही इस समय उनका जीवन भी वीरान है, दुखी है। इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। तो ये आप पूरा कर चुके हैं, इसके शब्दार्थ प्रसंग सभी पढ़ चुके हैं। इसको एक बार हम रिवाइज करेंगे और आज की क्लास में इसकी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं। क्या कहा है यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी यह, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज, देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि मधुप गुन गुनाकर कह जाता कौन कहानी अपनी, कहानी अपनी। यह कहते हैं जिस प्रकार से देखो एक भौरा क्या करता है, फूल के चारों तरफ जो है वो गुनगुनाता है, ठीक है। ऐसे ही जब उनको उनकी कहानी आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया तो वो भी जो है अनेक जो है उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं की तरफ उनका मन जो है क्या कर रहा है, घूम रहा है कि कौन सी कहानी मैं कहूँ अपने जीवन की, कौन सी कहानी ऐसी है जिसे पढ़कर लोग प्रेरित हो सके, जिसको पढ़ के लोग कुछ सीख पाए। कहते हैं मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी, उन घटनाओं को सोचकर कहते हैं मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो आज कितनी घनी। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि मेरे जीवन रूपी वृक्ष से जो है सभी पत्तियां मुरझाकर गिर गई हैं, जो कि पहले एक विशाल वृक्ष था और अब पतझड़ की तरह इसकी सारी पत्तियां झड़ चुकी हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में, तो पहला तर्क उन्होंने ये दिया कि मेरा जीवन रूपी वृक्ष में जो है पतझड़ आ गया है, इसमें जो है कुछ ऐसी खास बात नहीं है जिसे मैं लिखूं। दूसरा तर्क इन्होंने दिया इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यह कर लो करते ही रहते हैं अपना अपने व्यंग मलिन उपहास। कहते हैं इस संपूर्ण हिंदी साहित्य जगत में कई महान पुरुषों ने अपनी जीवन गाथाएं लिखी हैं, अर्थात अपनी आत्मकथा लिखी है, लेकिन यह कर लो करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। कहते हैं उन जीवनियों को, उन कहानियों को, उन आत्मकथा को मैं पढ़कर मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये लोग अपना उपहास स्वयं उड़वा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया क्या करती है, जब किसी की आत्मकथा पढ़ेगी तो वहां हम उसको पढ़ करके हम कमियों को निकालते हैं और उसका उपहास करते हैं, उसका जो है हम उपहास करते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इन महान पुरुषों ने अपनी कमजोरियों को बताया है लोगों को, क्योंकि लोग उसका उपहास करते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं अपनी बीती मलिन अपनी दुर्बलता। फिर कहते हैं कि तब भी तुम ये सब होने के बाद भी, इसके बाद भी तुम कह रहे हो कि मैं अपनी कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यानी बीते समय में जो मैंने दुर्बलता, जो कमजोरियां मेरे जीवन में रही हैं उनको मैं कह डालूं। तुम सुख कर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, क्या तुम इसको सुन करके, मेरी आत्मकथा को सुन करके क्या तुम्हें सुख मिलेगा, देखोगे यह गागर रीति। कहते हैं मेरा जीवन रूपी जो गागर है वो खाली है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो,
ठीक है, तो ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। चलिए यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं। इस कविता में कवि ने अपनी आत्मकथा न लिखने के कारणों को बताया है। उन्होंने क्यों नहीं लिखना चाहते हैं, कवि ने कहा कि उनका मन रूपी भौरा जो है प्रेम गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। झरते पत्तियों की ओर इशारा करते हुए कवि कहते हैं कि आज असंख्य पत्तियां मुरझाकर गिर रही है, यानी उनकी जीवन लीला जो है समाप्त हो रही है। इस प्रकार अंतहीन नील आकाश के नीचे हर पल जो है अनगिनत जीवन का इतिहास बन और बिगड़ रहा है। इस माध्यम से कवि कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है सीधे अर्थ नहीं लिखा जाता है, इसमें भावार्थ है। क्या यहाँ उसका उनका भाव है, ठीक है। अर्थ आपको मैंने वहीं पर बता दिया है। माध्यम से कवि कह रहे हैं कि संसार में हर कुछ चंचल है, कुछ भी स्थिर नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हुए हैं। हर किसी को दूसरे की कमी नजर आती है, अपनी कमी कोई नहीं कहता। ठीक है, आपने देखा भी होगा आपके आसपास, दूसरे की कमियों को हम कहते हैं, अपनी कमियों को हम नहीं कहते हैं। कवि कहता है कि यदि वह क्या करे, यदि वह उन पर बीती हुई कहानी सुनाता है तो लोग जो है उससे आनंद, लोगों को जो है उससे आनंद तो मिलेगा, परंतु साथ ही वे यह भी देखेंगे कि कवि का जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल ही खाली है। तो उन्होंने क्या कहा है कि मेरा जीवन जो है क्या है, एक गागर, खाली गागर की तरह है, उसमें ना तो सुख है ना ही उसमें प्रसन्नता है। आगे यहाँ पर इन्होंने कहा किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले भरने अपनी भरने वाले। यह विडंबना अरे सरलते हंसी तेरी उड़ाऊ में, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं में। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसने वाली उन बातों की। मेरा कहाँ वो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जागा गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। लेखक कहते हैं, कवि यहाँ कहते हैं कि यदि मैंने अपनी आत्मकथा लिख दी और उसमें जो है मेरे जीवन में जो सुख, मेरा जीवन का जो सुख छिन गया है, मेरे जीवन का जो आनंद छिन गया है, उसका कारण कहीं तुम अपने को ही ना समझो, किंतु कहीं ऐसा ना हो तुम ही खाली करने वाले। कहा मेरा जीवन रूपी, इससे पहले उन्होंने क्या कहा, मेरा जीवन रूपी जो गागर है वो खाली है, उसमें सुख नहीं है, उसमें प्रसन्नता नहीं है। कहते हैं किंतु ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। कहीं ऐसा ना हो मेरी आत्मकथा में कुछ ऐसा मैं ना लिख लूं कि मेरे जीवन रूपी जो गागर है उसको खाली करने वाले तुम अपने को ही समझो, अपने को समझो मेरा रस ले भर, मेरे जीवन से जो है जो आनंद है उसको भरने वाले, और अपनी गागर जीवन में जो है खुशी डालने वाले, यानी मेरा जीवन रूपी जो गागर है उसको खाली करके अपने जीवन को भरने वाले तुम अपने को न समझो। यह विडंबना, यह क्या है, दुर्भाग्य है मेरी, आरी सरलते हंसी तेरी उड़ाऊ में। कहते हैं मेरा मन जो है बड़ा सिंपल है, मैं सरल स्वभाव का हूँ, इसलिए जो है मैंने कुछ गलतियां करी हैं। ठीक है, साथ में मेरे कुछ प्रवंची, कुछ धोखेबाज जो है मेरे मित्र है, जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। और मेरा मन जो है सरल है, स्वभाव, मेरा स्वभाव एकदम सरल है, इस कारण मैंने कुछ कमियां की हैं। मैं जो हूँ ये मेरा दुर्भाग्य है, अरे सरलते तेरी हंसी कैसे उड़ाऊं मैं। कहते हैं अपने मन को, सरल मन को, सीधे मन को मैं इसकी हंसी कैसे उड़ाऊं दुनिया के सामने। साथ में मैं उन प्रवंची जो उनके धोखेबाज मित्र हैं उनको भी वो दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहते हैं, उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों को। आगे इन्होंने क्या कहा है, मैं कैसे अपनी जो निजी जो उनकी जिंदगी है, कहते हैं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते रहने वाली उन बातों की, यानी जो मैंने अपनी पत्नी के साथ जो दिन बिताए हैं उनकी जो है मैं दुनिया के सामने कैसे कहूँ। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कहते हैं मैंने जिस सुख की जो है मैंने कल्पना की थी वो मुझे कहाँ मिला है। वो आलिंगन में आते आते, वो मेरी बाहों में आते आते वो मुस्कुरा कर मुझसे भाग गया। ठीक है,
कहते जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और यहाँ पर अंतिम पद्यांश में उन्होंने जो है अपनी पत्नी की सौंदर्यता का वर्णन किया है। साथ में उन्होंने यहाँ पर अपनी जो उनकी अच्छी स्मृतियां थी उनको जो है वो स्वयं तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वो किसी और के सामने वो कथा नहीं कहना चाहते हैं। अपने जीवन की जो छोटी छोटी कथाएं हैं वो लोगों के सामने नहीं कहना चाहते हैं, और कहते हैं अभी जो है मैं अपना आत्मकथा लिखने की जो है सही समय नहीं है। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पंक्तियों में कवि अपने सुंदर सपनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद पल भी आए हैं। कहते हैं आज मेरा जीवन रूपी वृक्ष जो है सूख गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे जीवन में भी कुछ जो है ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पल आए हैं। ठीक है, तो उनके सहारे कहते हैं उन पलों के सहारे जो है वे वर्तमान जीवन जो है बिता रहे हैं। उन्होंने प्रेम के अनगिनत सपने सजोए थे, परंतु वे सपने मात्र रह गए, वास्तविक जीवन में उन्हें कुछ न मिल सका। कवि अपने प्रियसी के सुंदर लाल गालों का वर्णन करते हुए कहते हैं मानो भोर जो सुबह सुबह सूर्य की किरण है अपनी लाली उसकी प्रियसी के गालों की लाली से प्राप्त करती है। यानी सुबह जब सूर्य की किरण पड़ती है तो सभी जगह लाल लाल दिखता है, ऐसा लगता है कि सूर्य ने जो है ये जो लालिमा है ये इनकी पत्नी के गालों से ही ली हो। ऐसा जो है वो वर्णन कर रहे हैं अपनी पत्नी की सुंदरता का। परंतु अब ऐसी रूपसी की छवि अब उनका सहारा बनकर रह गई है। छवि यानी कि उनकी यादें जो है उनकी सहारा बनकर रह गई हैं, क्योंकि वास्तविक जीवन से वे क्षण कवि को मिलने से पहले ही छिटक कर दूर हो गए हैं। इसलिए कवि कहते हैं मेरे जीवन की जो कथा है उसको जानकर तुम क्या करोगे, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु जो है युवावस्था में ही हो गई थी। अपने जीवन को वे छोटा समझकर अपनी कहानी नहीं सुनाना चाहते। इसमें कवि की सादगी और विनय का जो है स्पष्ट प्रमाण मिलता है। वे दूसरों के जीवन की कथाओं को सुनने और जानने में ही अपनी भलाई समझते हैं। वे कहते हैं कि अभी उनके जीवन की जो कहानी है वो सुनाने का वक्त नहीं आया है। वे अतीतों को मत कुरेदो, कहते हैं मेरे अतीतों को तुम मत कुरेदो, उन्हें मौन रहने दो। ठीक है, तो ये था इस पूरे कविता का सारांश या उसका अर्थ। और जैसा कि मैंने आपको बताया हम आज इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है यहाँ पर, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। जब जयशंकर प्रसाद जी को कहा गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखें, तो वो जो है अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं, क्यों वो नहीं चाहते हैं अपनी आत्मकथा लिखना, तो इसको आपने बताना है। तो देखिए अभी अभी हम पद्यांशों को भी पढ़ चुके हैं, तो इस पद्यांशों के आधार पर भी आप इसके उत्तर को देख सकते हैं। इस प्रश्न को लिखिएगा। तो चलिए इसका उत्तर है कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से भरा पड़ा है। ठीक है, अपनी सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है। यहाँ कवि ने हमें क्या कहा कि जो सरल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनके साथ लोग छल करते हैं, धोखा उनको देते हैं, और कहते हैं मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है, जिस कारण मेरे कुछ छली जो मित्र हैं उन्होंने कवि को धोखा दिया है, उनके जीवन में कष्ट उनको पहुंचा है। वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते हैं। लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी आत्मकथा में कोई ऐसी रोचक बात नहीं है जो है किसी के जीवन को जो है प्रेरक का वो काम करे। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरा जीवन जो है क्या है, बिल्कुल साधारण है। ठीक है, कहते मेरे जीवन में कुछ ऐसा रोचक नहीं हुआ है जो कि प्रेरक हो, है ना, किसी को प्रेरणा दे, तो इसलिए वो अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। तो लिखिएगा कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनका जीवन दुखदायी घटनाओं से पड़ा है।
अपनी सफलता के कारण उन्होंने कई बार, उनकी जो सफलता है, साथ में सफलता के साथ यदि आपके पास जो है सरलता होती है, सरल स्वभाव का व्यक्ति होता है और आप जो है सफल हो जाएं तो लोग आपको धोखा देना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो जो सीधा व्यक्ति होता है और यदि वो सफल हो जाए तो लोग उसे धोखा भी दे देते हैं। तो उनकी सफलता और सरलता के कारण उन्होंने कई बार धोखा भी खाया है, ठीक है। तो आप कहते हैं मैं अब मजाक का कारण नहीं बनना चाहता हूँ। उन्हें लगता है उनकी आत्मकथा में ऐसी कोई रचना जो है रोचक घटनाएं नहीं है जिससे वो दूसरों के लिए प्रेरक जो है बन सके। चलिए देखिए वैसे। चलिए प्रश्न नंबर 2 है, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। देखो, जब उन्होंने उनसे आत्मकथा लिखने के लिए कहा गया, आत्मकथा सुनाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने क्या कहा, अंत में उन्होंने कहा कि अभी समय भी नहीं है, ठीक है। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है कि अभी समय नहीं है। चलिए प्रश्न को लिखिए, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे, कवि के अनुसार उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई है। कवि हमारे इतने सिंपल, इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। कहते हैं मेरे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त मैंने नहीं की है। उनका जीवन संघर्षों से भरा पड़ा है। वह अपने जो है अभावग्रस्त जीवन में, यानी कि उनके जीवन में जो है क्या है, दुख ही दुख है। कहते हैं अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक जो है सीमित रखना चाहते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि उनकी आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है। कहते हैं मेरे जीवन में मैंने कुछ ऐसी बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं की है जिस कारण मैं अपनी आत्मकथा लिखूं और दुनिया उसे पढ़कर, लोग उसे पढ़कर प्रेरणा ले, ठीक है। तो कहते हैं अभी जो है मेरे जीवन में बहुत से जो है अभाव है, दुखों का पहाड़ जो है मेरे ऊपर पड़ा हुआ है। मैं जो हूँ, मेरा जीवन रूपी वृक्ष जो है अभी सूखा हुआ है। अब इसमें जो है आत्मकथा लिखने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है। इसलिए वो कहते हैं अभी समय नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है। यहाँ इन्होंने एक शब्द कहा, स्मृति को पाथे बनाने से, यहाँ कवि का क्या आशय है। तो स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय जीवन मार्ग से के प्रेरणा से है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था, जिस सुख का उन्होंने स्वप्न देखा था, वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ। किसको, कवि को। इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। कहते हैं मैं अपने जीवन यात्रा से थक चुका हूँ। जिस प्रकार पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उनके द्वारा देखे गए जो सुख की स्मृति हैं, वो भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती हैं। अर्थात वे जो है अपने जीवन में अब उन स्मृतियों के सहारे जीना चाहते हैं, उनके सहारे ही वो जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनके जीवन में जो है दुख ही दुख है। तो इसलिए यहाँ पर स्मृति पाथे कहा गया है। स्मृति को उन्होंने क्या कहा है, पाथे कहा है। चलिए वो भी लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भाव स्पष्ट करना है आपको। यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों का आपको भाव स्पष्ट करना है। तो चलिए लिखिएगा, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। पहला है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। तो इसमें क्या भाव है कवि का। तो कवि क्या कहते हैं, जिस प्रेम के कवि ने सपने देखे थे वो उन्हें कभी प्राप्त नहीं हुआ। उनका जीवन जो है किसका, कवि का, हमेशा ही उस सुख से वंचित रहा, ठीक है। सुख उनके बेहद करीब आते आते उनसे दूर चला गया, ठीक है। तो यहाँ कवि ने क्या कहा है कि मिला कहाँ वह सुख, जो सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया।
कहते हैं मुझे वो सुख नहीं मिला जिस प्रेम की वो क्या करते थे, कल्पना करते थे, जिसकी वो सपने देख रहे थे, वो उन्हें कभी नहीं प्राप्त हुआ। उनका जीवन हमेशा उस सुख से जो है वंचित ही रहा। सुख उनके बेहद करीब करीब आते आते वो दूर भाग गए। अर्थात उनकी पत्नी की जो है युवा अवस्था में ही क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस कारण उन्होंने कहा कि वो जो है वो सुख उनको नहीं मिला। ख है, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। इसका भी आपको आशय स्पष्ट करना है। क्या कहा, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, आगे कहा अनुरागिनी उसा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अनुरागिनी सुख उसा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो इसका अर्थ, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ क्या कहा उन्होंने, इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रियसी, अपनी पत्नी के सौंदर्य का वर्णन किया। वे कहते हैं कि उनकी प्रियसी के गालों की जो लालिमा है वो इतनी अधिक है कि उषा की लालिमा भी उसके सामने फीकी है। तो अपनी पत्नी की वो जो है यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। आगे देखिए, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इसका भी आपको आशय बताना है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि का क्या कहना वो चाहते हैं। तो देखिए, अपनी प्रेयसी के साथ बिताए निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे जो क्षण हैं उनको कवि किसी के सामने वो प्रकट नहीं करना चाहते हैं, यानी अपने निजी जीवन को किसी और के सामने वो उसको शेयर नहीं करना चाहते, उसको बाहर नहीं दिखाना चाहते हैं। चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह है। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर ये कहा है। चलिए इसको भी आप नोट डाउन करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषता उदाहरण सहित बताइए। अब यहाँ पर जो आत्मकथ्य कविता है इसकी काव्य भाषा की विशेषता बतानी है उदाहरण के साथ। चलिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य की विशेषताएं निम्नलिखित है। यहाँ कवि ने खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, तो पहला लिखेंगे, कवि ने यहाँ खड़ी बोली में कोमल शब्दों का प्रयोग किया है। जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया, इसमें जो है मानवीकरण शैली में जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है इसका यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, तत्सम शब्दों का यहाँ पर प्रयोग हुआ है और वो भी प्रमुखता से किया गया है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, गीत में गेय और छंदबद्ध है और उसकी स्मृति पाथी बनी है थके पथिक की पंथा की। जो है इसमें जो है प्रश्न नंबर 7 है, कवि ने जो सुख, जिस सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में व्यक्त किया है। कवि ने यहाँ पर सुखद स्वप्न में उन्हें अपनी प्रियसी के साथ कुछ क्षण बिताने का मौका मिला। आलिंगन में लेने से पूर्व उनकी जो प्रियसी है उनसे दूर चली गई। चांदनी रातों में प्रियसी के साथ हुई बातें सदा के लिए दुख में तब्दील हो गई है क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 8, रचना और अभिव्यक्ति से। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, और साथ में यहाँ पर भी आपको कुछ हिंट दिया जाएगा
तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं छायावादी काव्य के क्या थे, प्रवर्तक थे। उनका जीवन सादगी भरा रहा। उन्होंने अभावग्रस्त जीवन जिया है और वे विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। दिखावे जो है, दिखावे के नाम पर जो है कोई चीज उनके जीवन में नहीं रही, वो दिखाना नहीं चाहते। उन्होंने धोखे खाए हैं परंतु अपनी सरलता और भोलापन नहीं छोड़ा। अपनी कमजोरियों को वो सबके सामने लाने में भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने से वे उपहास का पात्र बन जाएंगे। वे अपने दुखों को सुख तक सीमित रखना, खुद तक ही वो क्या करना चाहते हैं, सीमित रखना चाहते हैं। ठीक है। साथ में उन्होंने अपने धोखेबाज जो मित्र हैं उनको भी वो दुनिया के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहते हैं जिन्होंने कवि को धोखा दिया है। ठीक है। तो उनके यहाँ पर कई विशेषताएं हैं, आप इन पद्यांशों के माध्यम से उनकी विशेषताओं को बताएंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर के आपके प्रश्न उत्तर भी हो गए हैं। ठीक है। तो ये था आपका आत्मकथ्या जो आपकी कविता है, जो कि एक आत्मकथा ना लिखने पर लिखी गई है। ये तर्क भरी बातें यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी ने कहा अपने मित्रों से कि वे आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं, उनके जीवन में जो है ऐसी कोई घटना नहीं है, कोई ऐसी प्रेरक कोई बात नहीं है जिससे वो आत्मकथा लिखें। तो इन्होंने यहाँ अलग अलग तर्कों के माध्यम से ना लिखने के लिए यहाँ पर कारण बताए कि मुझे नहीं लिखना है। ठीक है। तो ये थी कविता आपकी और साथ में इसके प्रश्न उत्तर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस